यस और ए ब्लॉक। यस, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा एक डिस्कशन स्टार्ट किया था कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि डी ब्लॉक कौन सा होता है, एफ ब्लॉक कौन सा होता है। ठीक है, और डी ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, उनका कौन से आवर्त से वो शुरू होते हैं। तो बताना जरा, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन से आवर्त से शुरू होते हैं, बोलो। तीसरे आवर्त से। वेरी तीसरे गुड, आवर्त वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इतना समझाने के बाद भी वो याद नहीं हुआ लास्ट में। डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से शुरू होते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s इलेक्ट्रॉनों के बाद में भरे जाते हैं। 4s इलेक्ट्रॉनों 4s जो सबशेल है, उपकोष है, उसकी ऊर्जा 3D उपकोष से कम होती है। इसकी वजह से क्या हुआ, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद में 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 3D जो डी ब्लॉक का जो सबसे पहला तत्व है 3D सीरीज का, वो है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ऑर्गन, इसके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3D1 और 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बाद में 3D में। इसलिए फोर्थ आवर्त, चौथा आवर्त जब शुरू हो जाता है ना, उसके बाद में 4s1 4s2, उसके बाद में ये स्टार्ट होता है। ठीक है ना। इसको हम अभी देखने वाले हैं, जस्ट अभी इसको हम देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले एक पेरियोडिक टेबल देखते हैं। कोई पेरियोडिक टेबल है क्या हमारे पास? यस है तो सही, ये पेरियोडिक टेबल आपके सामने है। ठीक है, अब इस पेरियोडिक टेबल में देखो ग्रुप कितने हो गए। हाइड्रोजन का एक हो गया, ये 2 3 4, कितने आवर्त कितने दिख रहे हैं इसमें, जल्दी बोलो फटाफट। आवर्त कितने होते हैं, बोलो। 7। आवर्त 7 होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं, समूह है? समूह कितने होते हैं? 18। ठीक है, समूह हाँ होते सर। हैं 18 होते 18। हैं। और कल कल हमने बात भी करी है कि जो एक और दो समूह है वह एस ब्लॉक होता है, और 3 से लेके 12 तक कौन सा होता है? डी डी ब्लॉक। और 13 से लेके ब्लॉक। 18 तक पी डी ब्लॉक ब्लॉक। होता है, 13 से लेके 18 तक। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। ठीक है, अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक, इसका मतलब, और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट की परिभाषा क्या हुई, वे सभी तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी उपकोष में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हुए देखो। हम वापस चलते हैं पेरियोडिक टेबल में, और ये हमारी आ गई पेरियोडिक टेबल। अब इसमें डी ब्लॉक, डी इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है, हाइड्रोजन में इस पहले आवर्त में नहीं है, दूसरे आवर्त में भी नहीं है, तीसरे में देखो क्या सिचुएशन है, सोडियम में और मैग्नीशियम में तीसरे में भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डी इलेक्ट्रॉन, पहला डी इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, है ना। देखो इसका 19 नंबर पोटेशियम, ये चौथे आवर्त में है, ध्यान रखना 19 नंबर पोटेशियम चौथे आवर्त में है। और कल मैंने एक सिंपल सी बात तो बताई थी, है ना, कि जिसमें जो उसका आवर्त होता है उस आवर्त में उसी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। तो जैसे चौथा आवर्त है, इसका पहला सदस्य है पोटेशियम, उसके बाद में है कैल्शियम। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, ऑर्गन का 18 और फिर आता है 4s1, हो गया 19। कैल्शियम का क्या हुआ, ऑर्गन का 18 और फिर आया 4s2। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p6। अब 3p6 के बाद में इलेक्ट्रॉन
3D में नहीं जा रहा, वो जा रहा है 4s में। देख लो, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अंतिम कोश का 3s2 3p6। अब 19वां जो इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम में, वो जा रहा है 4s में, न कि 3D में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 4s की ऊर्जा 3D से कम होती है, ठीक है, ऐसा इसलिए है। तो ये 19वां इलेक्ट्रॉन 4s1 और 20 एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4s2। अब जो 21 नंबर आएगा, 21 नंबर किसका है, ये हम पढ़ रहे हैं फोर्थ जो आवर्त है उसमें पढ़ रहे हैं पोटेशियम, कैल्शियम, और ये जो 21 नंबर है किसका, स्कैंडियम का। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन के बाद में 3d1 और 4s2। ये देखो, कैल्शियम के बाद में, कैल्शियम का ऑर्गन 4s2 तो था ही, अब आ रहा है 4s2 के बाद में डी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व इसलिए तीसरे आवर्त में नहीं होते हैं, वो शुरू होते हैं किसमें, चौथे आवर्त में। सुन लो, ठीक है, वो चौथे आवर्त में होते हैं। तो चौथे आवर्त में जो सीरीज होती है वो होती है कौन सी सीरीज, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के यह तीसरा समूह है, और 3 से लेके 12 तक होते हैं। और बाहर ग्रुप में जो इसका सदस्य है जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। तो इस सीरीज में 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3D उपकोष में। 3D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 1 से लेके 10 तक, और यहां भी ये नंबर है 21 से लेके 30 तक, 10 तत्व, ठीक है। तो इस तरह से चौथे आवर्त में 3D उपकोष में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, एलिमेंट स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3D उपकोष में, इसलिए यह सीरीज हुई 3D सीरीज। डी ब्लॉक की कौन सी सीरीज हुई है, 3D श्रेणी। अब इसके नीचे वाला जो लाइन है फिफ्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप नहीं सॉरी, ये पीरियड आवर्त। तो फिफ्थ आवर्त में जो है वह आएगी इसी तरह से 4D सीरीज, क्योंकि उसमें 4D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10 तत्व। और इसी तरह से सिक्स्थ में आएंगे 5D सीरीज, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 5D में, ठीक है। और सेवंथ जो आवर्त है उसमें आती है 6D सीरीज, क्योंकि उसमें भरे जाते हैं कौन से, 6D उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये कौन कौन सी सीरीज होती है, ये हम तुरंत देखते हैं इसमें पेरियोडिक टेबल में। ये देखो, ये हमारी पेरियोडिक टेबल है। स्कैंडियम 21 से लेके 30 तक, जिंक तक, ये 3D सीरीज है, सुन लो। परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 और एलिमेंट स्कैंडियम से लेके जिंक। फिर इट्रियम वाई एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम तक, ये है 4D सीरीज। इनमें 4D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये है आवर्त हमारा 5वां, ठीक है। इसी तरह से छठे आवर्त जो सीजियम से शुरू हो रहा है, वहां एक जगह स्टार दिखाया हुआ है खाली है, वहां पर La है, लेंथेनम। तो लेंथेनम से शुरू होकर के 80 तक, Hg तक, यह है 5D सीरीज है, और लास्ट में है 6D सीरीज, ठीक है। अब हमारी बुक में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और बुक में यहां से नहीं जा सकते, यहां से जाएंगे। अब बुक दिख रही है ना, हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा हमने बता दी है। ये सभी धातु होते हैं, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे के सारे धातु होते हैं। जितने भी अधातु हैं वो सारे के सारे किस में आ गए, बोलना जरा, पी ब्लॉक में, ठीक है। एस ब्लॉक वाले भी सारे धातु हैं, और डी ब्लॉक वाले भी सारे धातु हैं। अधातु जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आ गए, पी ब्लॉक में आ गए। ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जितनी भी गैसें हैं वो सारी की सारी पी ब्लॉक में आ गई, ठीक है। और हाइड्रोजन को एस ब्लॉक का तत्व वैसे मत मानना, क्योंकि इसकी स्थिति जो है वो विवादास्पद है ना। इसको एस ब्लॉक में भी रखा जा सकता है और इसको पी ब्लॉक में भी रखा जा सकता है,
हैलोजन वाले जो ग्रुप है 17 ग्रुप में भी रखा जा सकता है, उनसे भी इसके गुण मिलते हैं, हैलोजनों से भी। और इसके गुण ये जो अभी हमने जहां दिखाया था पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ था, उनसे भी इनके गुण मिलते हैं। तो हाइड्रोजन पर एक बार ध्यान मत देना। हाइड्रोजन के अलावा यदि बात करते हैं तो सारे के सारे अधातु किसमें है, पी ब्लॉक में है। और धातु किसमें आ गए, पी ब्लॉक में तो खैर धातु भी हैं, लेकिन एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में सारे के सारे धातु हैं। ठीक है, अब इनका स्थान पी और एस के मध्य होता है। ठीक है, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। भाई संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, सुन लो भाई। संक्रमण तत्व का मतलब क्या हुआ, संक्रमण तत्वों का मतलब ये होता है, इधर देख लो, ये जो एस ब्लॉक के सदस्य हैं, जैसे हम एक चौथा आवर्त लेते हैं पोटेशियम से, कैसे जो स्टार्ट हो रहा है, जहां मेरा अभी कर्सर है, इसको हम लोग लेते हैं। इसमें ये देखो, ये जो पोटेशियम है, ये इसमें धातु के गुण बहुत ज्यादा हैं, इसमें धातु के गुण है काफी ज्यादा। ठीक है, और इससे जैसे जैसे हम इसमें आगे चलते जाएंगे, ये देखो इस पे क्लिक होते ही इसकी जानकारी पूरी सामने आ गई है ना। तो ये इंटरैक्टिव पेरियोडिक टेबल है, क्लिक होते ही तत्व की जानकारी देती है। तो अब इस पोटेशियम से आवर्त में चलते हैं कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस तरह से जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, डी ब्लॉक को क्रॉस करते हुए पी ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे, और लास्ट एलिमेंट है इसका क्रिप्टॉन। समझो बात को, स्टार्ट हुए थे पोटेशियम धातु से जिसमें धात्विक गुण बहुत ज्यादा होते हैं, और अंत हो रहा है इस आवर्त का क्रिप्टॉन पर, जो कि एक गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कि नोबल गैस है और अधातु है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शुरू किया धातु से और पहुंचे अधातु तक। ठीक है, तो ये जो गुणों का संक्रमण हुआ, धातु के गुणों से हम पहुंचे अधातु के गुणों तक, कहां से होते हुए, डी ब्लॉक से होते हुए। तो ये जो गुणों का संक्रमण हो रहा है, ये डी ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है, डी ब्लॉक के थ्रू हो रहा है, डी ब्लॉक से हमको निकलना पड़ेगा। तो जो गुणों का संक्रमण हो रहा है वो डी ब्लॉक के थ्रू हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि इनको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। अब लेकिन संक्रमण तत्व में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब यहां पर देखो 4 डी ब्लॉक की श्रेणियां दे दी इन्होंने, कौन कौन सी दे दी, 21 से लेके 30 तक। ये 3D है क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है। 4D सीरीज आपके सामने है, 5D सीरीज आपके सामने है, लेंथेनम से Hg तक, मरकरी तक। अच्छा 6D सीरीज इन्होंने कही है कि अधूरी है। 6G सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आगे क्या लिखा है इन्होंने, बताना जरा, बोलो। अधूरी, अधूरी है, लेकिन इसमें देखना जरा, आप पेरियोडिक टेबल मैंने शेयर कर दी, क्या यह अधूरी है, नहीं। यह एक्टिनियम कहाँ है, यहाँ ये जो देखो 7वां आवर्त की 6D सीरीज मतलब 7वां आवर्त। ठीक है, क्योंकि 3D सीरीज चौथे आवर्त से स्टार्ट होती है, तो 6D सीरीज 7वां आवर्त। तो ये जो अंतिम आवर्त आप देख रहे हो, इसमें पहला जो तत्व है फ्रेंशियम है, फिर रेडियम है, फिर जहां 2 स्टार लगे हुए हैं वो हमारा एक्टिनियम है, AC 89 वाला। ठीक है, उसके बाद 104 आ जाता है, बीच में कहां चले गए ये 14, 89 के बाद में, और 89 एक्चुअल में इन्होंने यहाँ नीचे लिख दिया, उसको वहां भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 89 से लेकर के 104 ये जो तत्व हैं, आगे देखो 104, 105, 106 सारे दिख रहे हैं। तो अब हम ये कह नहीं सकते कि 6D सीरीज अधूरी है, ये हम नहीं कह सकते। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, इसलिए 6D सीरीज को हम क्या कहेंगे, यह पूरी हो चुकी है। ठीक है, और ये कहां तक है देखना जरा, एक्टिनियम निवासी से लेके आगे इन्होंने अधूरी लिखा है, वहां आप लोग लिख सकते हो एक्टिनियम निवासी से लेकर के लास्ट जो वो है 112 CN कोपर्निसियम। ठीक है, कोपर्निसियम जो है वो 112 एलिमेंट है, तो वहां तक वो है, तो ये आप लिख सकते हो बुक में। अब यहां पर एक छोटी सी चीज देख लो, डी ब्लॉक तो आपको समझ में आ ही गया, 4 डी सीरीज है। एफ ब्लॉक देखो नीचे 14 एलिमेंट की 2 सीरीज है ना। एक को लेंथेनाइड बोलते हैं क्योंकि पहला जो तत्व है 57 परमाणु क्रमांक का, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वह 57 परमाणु क्रमांक का तत्व है, जिसका नाम प्रतीक है La और नाम है जिसका लेंथेनम। तो लेंथेनम के बाद में ये देखो 58 से लेके 71 तक ये 14 तत्व आते हैं। लेंथेनम के बाद में 58 से लेकर के 71 तक 14 तत्व आते हैं, इनको लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है।
ठीक है। और नीचे वालों को एक्टिनाइड कहते हैं, 90 से लेकर के 103 को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड। क्यों? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद में आते हैं। अच्छा, इनके गुण हैं वो विशेष होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए इनको बाहर निकाल दिया गया। एक और कारण भी है कि इनको यदि वहां अंदर रखते, कहां, छठे और सातवें आवर्त के अंदर रखते, तो फिर वो उन आवर्तों की जो जो पेरियोडिक टेबल की हमारी जो साइज है ना, जो अच्छी सी दिखती है, वो भी बिगड़ जाती। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो पेरियोडिक टेबल की जो साइज है वो नहीं बिगड़े, और जो गुणों का जो गुण है पेरियोडिक टेबल में तत्वों के, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, ये जो अंतिम आवर्त है, अंतिम वर्ग, सॉरी, अंतिम वर्ग समूह है ना, ये किसका है, 18वां नोबल गैसेस का। यदि हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को यहां रख दें, तो फिर ये जो रेडोन है, जिनोन के नीचे आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये बहुत आगे चला जाएगा। तो पेरियोडिक टेबल जो इनको बाहर निकाल देने से ज्यादा अच्छे तरीके से समझी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, और तत्वों के गुण भी समूहों में मिल रहे हैं, इसलिए वो स्थिति बिगड़े न, इसलिए इनको अलग रखा गया है। ठीक है, ये हम वहां भी बात कर लेंगे जहां हम ये पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारी बुक में, तो ये हो गया। अब यहां देख लो, 3D कक्षक में 4s इलेक्ट्रॉनों के बाद ही भरे जाते हैं। ठीक है, इसलिए संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त से प्रारंभ होती है। ये देखो, हम यही बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 4D सीरीज है, स्कैंडियम वाली, वेनेडियम वाली और लेंथेनम से जो स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ दिखाई हुई है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और इन्होंने बता दिया 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड है, 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइड है, ये हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो शब्द है कि डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व शब्द में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक ही है? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, है ना, और संक्रमण तत्व, क्या ये एक ही है? नहीं, यह अलग अलग है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक के तत्व तो वो सारे हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा है, लेकिन संक्रमण तत्व की परिभाषा अलग है। संक्रमण तत्व की परिभाषा है, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में या उनमें खुद में, सुन लो, वे तत्व जिनमें या उनकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण हो, डी उपकोष पूरी तरह से भरा नहीं हो, उन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब देखो, 3D सीरीज का जो लास्ट तत्व है Zn, 4D सीरीज का लास्ट तत्व है Cd कैडमियम, और 5D सीरीज का लास्ट तत्व है मरकरी। इनमें और इनमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? Zn को ले लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए। Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 3D10 और 4s2। ठीक है, ये तो Zn का खुद का है। और Zn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? Zn की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, Zn2+, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D10, और 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब जिंक में और इसकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण नहीं है, वह पूर्ण भरा है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। सुन लो, यह संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक, इसी तरह से जिंक के नीचे आ रहा है कैडमियम, यह भी संक्रमण तत्व नहीं है। इसी तरह से Hg मरकरी, यह भी संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन ये डी ब्लॉक के सदस्य हैं। ये डी ब्लॉक के सदस्य तो हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा अलग है और संक्रमण तत्व होने की परिभाषा अलग है। ठीक है, अब किसी के मन में ये डाउट आए कि भाई कॉपर जो जिंक से जस्ट पहले आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 4s1, तो इसमें भी जो 3D है वो पूरी तरह से भरा है, तो क्या यह भी संक्रमण तत्व नहीं है? नहीं, यह है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था Cu2+ एक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 होता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व माना जाता है या संक्रमण तत्व है। बात समझ में आई? ठीक है, तो संक्रमण तत्व वे होते हैं
जिन तत्वों में या उनमें या उनकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष क्या होना चाहिए, बोलो जरा। अपूर्ण। अपूर्ण होना चाहिए। तो जो बाहरवें वर्ग के जो सदस्य हैं, देखो मैं गोला करता हूं, ये डी ब्लॉक के सदस्य हैं कि नहीं है, बोलो। कौन से सर? जो मैंने अभी गोला किया है, दिख नहीं सर। रहा? नहीं ये है, डी नहीं ब्लॉक है, के सदस्य, नहीं है, ये डी है सर, है। जिंक और कैडमियम और Hg, ये डी ब्लॉक के सदस्य हैं कि नहीं है? है, डी ब्लॉक के सदस्य तो हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। संक्रमण तत्व ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के सदस्य हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के सदस्य संक्रमण तत्व नहीं होते। ठीक है, 3 को हमने बाहर निकाल दिया। ये यहाँ लिखा हुआ भी है, ये लो, ये तो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हैं, लेकिन ZnCdHg को हम नहीं मानते, क्योंकि इनमें किसी भी परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ हमारा इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन कि इनको क्यों संक्रमण तत्व नहीं मानते। उदाहरण सहित मैंने बता दिया कि कॉपर में और जिंक में क्या अंतर है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। डी ब्लॉक के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा, क्या होता है, बोलो भी। N-1 D1210 NS122, यह है डी ब्लॉक के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस n की वैल्यू यदि 4 हुई तो यहां पर N-1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 5 हुई तो ये 4 हो जाएगा। तो कोई भी सीरीज के लिए हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो 3D सीरीज पे होगा। 3D सीरीज परमाणु क्रमांक 21 से 30 और एलिमेंट कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, बोलते जाओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे फटाफट आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, फटाफट। 3d6 हाँ ठीक है, ये कैसे आएगा, देखो ये 21 से यहां से गाड़ी स्टार्ट होगी, तो ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26 हो गया। अब हमारे ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक ये है, ये 6 तो चला जाएगा डी पे और 2 चला जाएगा एस पे। तो क्या हो गया, ऑर्गन हमें लेना ही है, 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हमारे ये हो गए, और 3d6 आ गया और 4s2 आ गया। देखो हमने तो कुछ नहीं किया, ये 2 है उसको 4s पे ले गए, ये 6 है इसको 3d पे ले गए, हो गया 3d6 4s2, ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब आपको सिर्फ ये सीरीज याद रखनी है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, सक्टिविकर्मन, फिकोनिकूजन। ठीक है, ये जैसे दिख रही है वैसे ही याद कर लो, यदि आपको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो। ठीक है, सक्टिविकर्मन, फिकोनिकूजन, है ना। अब आपको सारे के सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। ये लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की टेबल हमारे सामने आ गई। स्कैंडियम का 3d1 है, इसका 3d2 है, ठीक है, इसका 3d3 है, इसका ये लो 3d4 तो आया ही नहीं, इसका 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ये अलग है, ये अपवाद है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर आगे 3d5 आ गया, इसमें 3d5 4s2 आ गया, इसमें 6 आ गया, इसमें 8 आ गया, ये लो इसमें 9 नहीं आया, इसमें 10 आ गया। तो 2 जगह मिस्टेक हो रही है, 2 जगह अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इनका नाम बोलना जरा, जो हमारा प्रश्न बन सकते हैं, बोलो। बोलो, कॉपर और क्रोमियम। अब देखो क्या कारण है। क्रोमियम का लेते हैं परमाणु क्रमांक 24,
अब यदि इसका हम हमारे फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 3d4 4s2 आएगा। यह गलत होगा। यह गलत इसलिए होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है और 3d 5 हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक अर्ध भरा और पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है। इसलिए अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है यह सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। इसी तरह से कॉपर में भी यही मिस्टेक होती है। कॉपर में 3d9 नहीं आता, 3d10 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां 4s से, ये देखो कॉपर जब आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऐड होगा 9 और एक 4s से आ गया तो ये सीधा 3d10 हो गया क्योंकि ये पूर्ण भरा हो गया। अब ये पूर्ण भरा है, ये अर्ध भरा है, तो इसका स्थायित्व अलग है, इसलिए ऐसा हुआ। और इसके देखो कारण भी बताए हुए हैं। ये तो बुक एकदम सही चल रही है जैसे हम लोग चल रहे हैं। ये देखो इसके क्या इन्होंने कहा, क्रोमियम और कॉपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनमें विषमता है। क्यों विषमता आई भाई? अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोषों का स्थायित्व अन्य विन्यासों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। दूसरा 3d और 4s उपकोषों की ऊर्जा में अल्प अंतर है। इन्होंने कहा ऐसा इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि 3d और 4s की ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। यदि ऊर्जा का अंतर ज्यादा होता तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो विषम होता है, अपवाद होता है, बाकियों से अलग होता है, उसके ये दो कारण हमारे सामने आ गए। अब हम फटाफट देखते हैं कि हम कौन कौन से गुण संक्रमण तत्वों के पढ़ने वाले हैं। संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण सबसे पहला देख लो भाई, ये सभी धात्विक होते हैं, धातु होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, हम जानते हैं। उसके बाद देखो जो भी धातु होते हैं वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। जब धातु हैं तो उष्मा के और विद्युत के सुचालक तो होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो कही है कि आवर्त सारणी के सामान्य तत्वों की भांति लंबवत समानता नहीं होती, इनमें क्षैतिज समानता होती है, लंबवत समानता नहीं होती। डी ब्लॉक में क्षैतिज समानता होती है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेरियोडिक टेबल लेकर के ही बताना पड़ेगा, और वो ये रही, ठीक है, वो है हमारे सामने, ये आ गई। इन्होंने ये कहा है लंबवत समानता का मतलब ये है कि जैसे ये है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में देखो बोरोन वाला जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम नीचे जाते हैं तो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है ना। इन सभी में लंबवत समानता है, मतलब लंबवत मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सभी में गुणों में समानता है, ठीक है। इसी तरह से एस ब्लॉक में जाते हैं तो लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये जो पहला ग्रुप है, इसमें भी तत्वों में समानता है, लंबवत समानता है। लेकिन डी ब्लॉक में लंबवत समानता नहीं होती। लंबवत का मतलब जैसे मैंने यहां लिया टाइटेनियम वाला ग्रुप लिया मैंने, ये जो है टाइटेनियम 22 परमाणु क्रमांक, जहां मेरा कर्सर है देखो, इसके नीचे जर्कोनियम, उसके नीचे हैफनियम। तो ये जो तत्व हैं इनमें लंबवत समानता नहीं होती, बल्कि बल्कि टाइटेनियम और ये जो पूरी सीरीज है 21 से लेके 30 तक, इनमें क्षैतिज समानता होती है। मतलब टाइटेनियम के गुण वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, इन सबसे अधिक मिलते हैं बजाय की जर्कोनियम और हैफनियम के। तो इसे कहते हैं क्षैतिजीय समानता होना। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें भी क्षैतिज समानता होती है, इसीलिए इनको बाहर निकाल दिया गया। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें क्षैतिज समानता होती है। क्षैतिज का मतलब इस पूरी सीरीज में ऐसे समानता है जैसे मेरा कर्सर चल रहा है, ठीक है। लंबवत समानता नहीं है जिस तरह से पी और एस ब्लॉक के तत्वों में होती है। इसका मतलब समझ गए आप लोग? चलो भाई, अब ये देखो, ये बड़ा ही अच्छा गुण है। ये कह रहे हैं कि ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जनरली ऐसा नहीं होता। एस ब्लॉक में तो फिक्स है, जैसे पोटेशियम है उसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, कैल्शियम है उसकी फिक्स है, उसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों का एक खास गुण है, वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। जैसे हम आयरन की देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में देखा, वो +2 भी दिखा रहा है तो +3 भी दिखा रहा है,
ठीक है। तो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। यह उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये लो भाई, इनमें उत्प्रेरक के गुण होते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे अधिकतर जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रियाओं में, वो उत्प्रेरक किसके बने होते हैं? संक्रमण धातुओं के बने होते हैं। ठीक है। तो संक्रमण धातुओं के यौगिकों में या संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण भी होते हैं। ये बहुत सारी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है। संकुल बनाते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया, पूरा चैप्टर ही पढ़ा है इस पे तो, संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो कि ये जो है वो संकुल बनाते हैं। और हमने देखा भी है, आप लोग याद करो, आपको सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें डी ब्लॉक के तत्व थे संकुलों के। ठीक है। तो ये संकुल बनाते हैं, उपसंय संयोजक बंध बनाते हैं लिगेंडों के साथ, और उपसंय संयोजक यौगिक बनाते हैं। इनके यौगिक रंगीन होते हैं। हाँ होते हैं भाई, हमने देखा है संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। क्यों क्यों रंगीन होते हैं? बताना जरा जोर से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंगीन क्यों होते हैं? कौन सा संक्रमण होता है उनमें? बोलो। कौन सा संक्रमण जिम्मेदार होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रंग के लिए? यह हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पढ़ा है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने हमें बताया कि संकुल रंगीन होते हैं। तो क्यों रंगीन होते हैं? एक स्पेशल संक्रमण उनमें होता है, बता भी दो। डी संक्रमण। डीडी संक्रमण, डीडी संक्रमण होता है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो डीडी संक्रमण हो गया। परिभाषाएं बहुत आसान है, समझ लोगे तो आनंद आएगा, नहीं समझोगे तो ये दिमाग पर बोझ बन जाएगी। ठीक है। इसलिए समझ के चला करो। अब ये हो गया अनुचुंबकीय गुण। हाँ अनुचुंबकीय गुण होते हैं इनमें, जो अधिकतर धातु होते हैं डी ब्लॉक में वो अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं, चुंबकीय और आकर्षित होते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। ये इंटरस्टिशियल यौगिक भी बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब ये हमारा टॉपिक आएगा। मिश्र धातु बनाते हैं, ये बात तो सही है भाई। देख लो जितने भी मिश्र धातु है आपके आसपास, कांसा है, पीतल है, जो सारे किसके बने हुए हैं? संक्रमण धातुओं के तो बने हुए हैं मिश्र धातु। ठीक है। तो अब देखो ये मजबूत होते हैं, हाँ होते हैं भाई, कठोर भी होते हैं, उच्च गलनांक होता है, और क्वथनांक वाले धातु होते हैं। तो ये इनके गुण हैं। अब इन गुणों को हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कल। ठीक है। आज नहीं पढ़ेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के जो गुण धर्म में सामान्य प्रवृत्तियां हैं 8.1.3, उसमें पहला तो है परमाणविक और आयनिक त्रिज्या, दूसरा आयनन ऊर्जा। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को कहां तक पढ़ना है मैं बता देता हूं। ये लो भाई 4 नंबर तक पढ़ना है आपको। सिर्फ 8.1.3 में जो शुरू के 4 गुणधर्म है इनके, वो पढ़ने हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं तक आपको पढ़ना है। ठीक है। इसमें पहला दूसरा तीसरा तो इजी है, वो आप रीडिंग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो मैं कल यही हूं। ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीकरण अवस्था वाला थोड़ा सा है, उसमें आपको हो सकता है दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना पड़े, लेकिन वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी तरीके से बुक में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं आए तो मुझे कल बताना है कि मुझे इस लाइन में ये शब्द नहीं आया, ये लाइन का मतलब नहीं आया। ठीक है। या यह सारणी नहीं आई, यह फॉर्मूला नहीं आया। जो नहीं आए समझ में वो पिन पॉइंट वो चीज बतानी है। कोई कहे मुझे ये चैप्टर ही समझ में नहीं आया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। फिर उसको पूरा चैप्टर थोड़ी ना दोबारा से बताया जाएगा। तो